हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। क्लास 10 वाले बच्चे ये जो हिंदी का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है हर साल एग्जाम में आते हैं और इस साल भी ये सारे 20 के 20 प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। बशर्ते इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए सबसे पहली बात है, ये पहला जो क्वेश्चन है आपका वो बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो वो किसी अन्य राज्य में नहीं, बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना। तो पूछिएगा क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, आंसर आंख मूंद के क्या मारना है, बिहार मारना है। दूसरा प्रश्न, अशोक के फूल, अशोक के फूल किन की रचना है, बताना। अशोक के फूल, देखो एक और चैप्टर नाखून क्यों बढ़ता है, बताइए नाखून क्यों बढ़ते, किन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसी प्रकार से अशोक के फूल जो चैप्टर्स है, जो किताब है, उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है। अगला प्रश्न, नगर कहानी के लेखक कौन है। देखो पतला वाला जो हिंदी पढ़ना उसमें ये पढ़ना आपको, नगर कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा नगर कहानी के लेखक सुजाता है। कौन है, सुजाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना किसकी प्रवृत्ति है, चाहे किसकी निशानी है, चाहे किसका प्रतीक है। लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य का नाखून बढ़ता है वो किसका प्रतीक है। तो बाबू याद रखने वाली बात है कि जो लेखक के अनुसार जो नाखून बढ़ते हैं वो लेखक कहते हैं कि ये पार्श्विक प्रवृत्ति है। पार्श्विक प्रतीक का मतलब एक पशु का निशानी है, क्योंकि पशु का ही नाखून बढ़ता है तो हम लोग तो पशु नहीं इंसान है। लेखक अनुमान भी लगाते हैं कि आने वाला समय में जिस तरह से मनुष्य का पूंछ झड़ गया उसी प्रकार से नाखून और बाल भी झड़ जाएंगे और मनुष्य पूर्णतः एक मनुष्य बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य का नाखून बढ़ता है ये नाखून दर्शाता है कि इंसान के अंदर अभी भी पार्श्विक प्रवृत्ति है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून जो बढ़ रहा है वो किसका निशानी है, किसका प्रतीक है, तो पार्श्विक प्रवृत्ति का है, मतलब पशु की प्रवृत्ति। ठीक है ना, ये दर्शाता है। आगे देखिए, आगे कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है। ठीक है ना। देखो कवि जो है ना माली मालिन अगर देखी जाए तो कृष्ण और राधा को कहते हैं। किनको कहते हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा गया है, क्योंकि दोनों अपने प्रेम से बगीचे को सींचने का काम कर रहे हैं। ठीक है। देखो तो कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा, तो बस आंख मूंद के मारना है कृष्ण और राधा। क्या मारना है, कृष्ण और राधा। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, भारत माता से हम क्या सीखे, ये क्या है। देखो भारत माता से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक मैक्स मुलर है। ठीक है ना। कौन है बाबू, मैक्स मुलर है। ये मैक्स मुलर जो थे भारत में आकर इसके बारे में लिखे, इसके बारे में चर्चाएं किए। तो ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, जो चैप्टर से क्या भाषण है कि निबंध है। कई बार बच्चा गड़बड़ करता है, तो भारत से हम क्या सीखे भाषण नहीं है, ये एक ललित निबंध है। क्या निबंध भारत के बारे में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, महाभारत क्या है, बताना महाभारत क्या है। तो महाभारत याद देखिए एक शास्त्र है। महाभारत क्या बाबू, एक शास्त्र का काम करता है, एक शास्त्र है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न आपका, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी। जो मिहिर भोज थे अपने इंडिया में आए थे, तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति था वो किस भाषा में लिखा गया था। तो इनकी जो ग्वालियर प्रशस्ति थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है ना। एक समय के सबसे महान राजा भी कहे जाते थे मिहिर भोज। ठीक है। मिहिर भोज जो थे वो दक्षिण भारत के राजा पढ़ते थे सर। ठीक है ना। देखो 9 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य क्या था। गांधी जी जब हिंदी का 10वां चैप्टर या 12वां चैप्टर से गांधी जी का ही है। ठीक है ना। तो जो गांधी जी का चैप्टर है उसमें उनका मेन मुद्दा जो शिक्षा का होता है, शिक्षा का उद्देश्य इनका ये चरित्र निर्माण। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन करता है कि अहिंसक गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो अहिंसक प्रतिरोध वाली शिक्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं, बढ़िया शिक्षा कहते हैं, यानी गांधी जी कहते हैं। देखो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो महात्मा गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर निर्माण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल माना है। धनानंद जो थे वो प्रेम के पीर कवि भी शायद कहे गए हैं। ठीक है ना। प्रेम के पीर कवि कहे गए हैं। ठीक है। प्रेम के पीर कवि की वो एक पीर का अनुभव करते हैं। तो धनानंद जो थे वो प्रेम के मार्ग को एकदम अत्यंत सरल और सीधा मानते हैं। कहते हैं कि इसमें छल कपट नहीं चलने वाली है। अगर छल कपट है तो प्रेम टिकने वाला नहीं है। प्रेम का मार्ग एकदम निश्चल होता है, एकदम सीधा होता है, एक सरल होता है। ठीक है ना। देखो तो धनानंद क्वेश्चन देखिए कि धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा माना है, तो कौन सा मार्ग है, प्रेम मार्ग है। कौन सा, प्यार का मार्ग है, प्रेम मार्ग है। आगे 11वां जो प्रश्न उसको देखिए, मंगमा किस भाषा की कहानी है। जो मंगमा कहानी है वो किस भाषा की कहानी है, तो याद रखिए वो जो मंगमा कहानी है वो जो है ना कन्नड़ भाषा की कहानी है, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु की चर्चा की गई है। ठीक है। तो मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। आगे देखिए 12 नंबर है, रसखान किस काल के कवि है। देखो रसखान एक मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भगवान की चर्चाएं की, उनकी भक्ति की। याद रखिएगा। तो देखो भक्ति जो होता है ना धर्म और जात नहीं देखता है। तो रसखान किस काल के कवि थे, तो रसखान जो थे ना वो भक्ति काल
काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। आगे 13वां नंबर जो प्रश्न है वो बोला है कि धनानंद किस भाषा के कवि है? जो धनानंद थे इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, ठीक है ना। तो धनानंद किस भाषा के कवि है? तो धनानंद जो है ना ब्रज भाषा के कवि है। ये टोटल जो लिखने के काम के तो ब्रज भाषा है। जैसे तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो हिंदी में नहीं था, वो लिखा गया था अवधी भाषा में। क्योंकि तुलसीदास जब भी लिख रहे थे हिंदी में, संस्कृत में लिख रहे थे रामचरितमानस, तो बार बार वो गायब हो जा रहा था। बाद में भगवान शंकर उनके सपनों में आकर बोले थे कि आप अवधी भाषा में लिखेंगे तो आपका जो रामचरितमानस है वो मिटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। आगे देखिए 14 नंबर जो प्रश्न बोला तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? यह देखिए तुलनात्मक व्याकरण एक चैप्टर्स का नाम है। तो तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तो काल्डवेल की रचना। काल्डवेल एक कवि है, ठीक है ना। तो काल्डवेल तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? काल्डवेल की है। 15 नंबर जो प्रश्न है वो है कि मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें सास और बहू का विवाद चलते रहता है, ठीक है। तो मंगमा को किससे विवाद था? तो अपनी बहू से विवाद था। किससे विवाद था? मतलब विवाद का मतलब झगड़ा, किससे झगड़ा था? बहू से। 16 नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के लेखक है, तो इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिल चुका है, देखिएगा, ठीक है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ का इनको पुरस्कार मिला है और संस्कृति के 4 अध्याय पर भी इनको पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन करता है कि उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को? तो मिला कौन सा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पूछता भी है कि किस कवि के नाम के आगे राष्ट्र कवि जुड़ता है, ठीक है ना। तो इनको कही जाते हैं राष्ट्र कवि, इनके नाम के आगे दिनकर वर्ड भी लगता है, ठीक है। तो मंगमा को किससे विवाद था? बहू से विवाद था, ठीक है ना। आगे देखिए कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? और कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता देखते हैं तो किसान मजदूर है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, जो किसान जो फसल उगा रहे हैं, यही सब देवता है। ये जो राजा महाराजा जो जो आपका पूंजीवादी जो लोग है, ये सब नहीं है, ठीक है ना। यानी कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान और मजदूर है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण इसके लेखक है। तो ये जो एक वृक्ष की हत्या किस कविता के संग्रह से लिया गया? तो इन्हीं दिनों में ये जो कविता है, ये काव्य संग्रह, इन्हीं से ये निकाला गया एक वृक्ष की हत्या। 18 नंबर प्रश्न है हमारी नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद जो चैप्टर्स है, ठीक है, जिसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल है, तो हमारी नींद चैप्टर में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है ना गफलत का प्रतीक है। किसका? गफलत का। बहुत सारे ऑप्शन देंगे, उसमें गफलत भी आपको मिलेगा, तो गफलत टिक कर देना है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। और अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का, ये नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी का द्वीप जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, शॉर्ट में इनको आगे कहते हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका होगा नदी के द्वीप के लेखक कौन है? आगे चाहे हीरानंद सच्चिदानंद वत्स्यायन आगे बोल सकते हैं पूरा नाम। इस तरह से हिंदी का मैंने 20 इंपोर्टेंट प्रश्न करा दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास 10 के हिंदी के लिए, और ये 20 के 20 प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। इसलिए इसका नोट्स तैयार करके इसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, और ऐसे बहुत सारे पार्ट में भी लाऊंगा हर विषय का, उसको आप देखते रहिएगा। यदि आप इंपोर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकता है, लेकिन ध्यान इस बात करें कि वो कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।